हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर का। तो आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं कि भैया जो भी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, स्लीपी क्लासेस ने उनके लिए बैच 6 भी यहां पर लॉन्च कर दिया है। दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पीएसआर एज वेल एज सोशियो एंड जनरल स्टडीज का, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की होलिस्टिक कवरेज दी जा रही है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड डाउट रेजोल्यूशन के चैनल्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बैच 6 ये कोड आप यहां पर यूज कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली जाइए, चेकआउट कीजिए इस कोर्स को और एनरोल कीजिए। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आइटम आई जिसके आधार पर यह कहा गया कि आरबीआई इस इंक्रीमेंटल सीआरआर को डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो क्यों इसे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, पहली बात इसे लागू क्यों किया गया था, तो यही कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आज हम यहां पर ढूंढेंगे। तो उससे पहले हमें एक पुरानी स्टोरी यहां पर देखनी पड़ेगी। स्टोरी किस तरीके की है कि मई के महीने में आरबीआई ने कहा कि जो 2000 के नोट हैं अब हम उन्हें सर्कुलेशन से बाहर निकाल देंगे। ये चीज आपने डेफिनेटली सुनी भी होगी और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। अब जब सर्कुलेशन से बाहर निकालने की बात आई तो डेफिनेटली जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने 2000 के नोट लेंगे और बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाना से शुरू करेंगे। अब जब वो बैंक के पास जा रहे हैं, अपने डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम में आपकी सरप्लस लिक्विडिटी क्रिएट होगी। तो उसी सरप्लस लिक्विडिटी को काउंटर करने के लिए इंक्रीमेंटल सीआरआर ऑफ 10% यहां पर इंपोज किया गया। अब हो सकता है आपको ये डाउट में आ रहा हो कि इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या चीज है, तो उसे समझने से पहले हम ये जानते हैं कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, क्या चीज है। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि बैंक किस तरीके से काम करता है कि बैंक एक जगह अपने डिपॉजिटर्स से पैसा लेता है एंड फर्दर आगे जाके उन्हें लोन्स में कन्वर्ट करता है। तो आरबीआई यहां पर क्या कहता है कि सभी बैंक्स को कुछ एक पर्टिकुलर रिजर्व मेरे पास मेंटेन करना है, माने कि आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करना है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि भैया बहुत सारे डिपॉजिटर्स जो अपना पैसा बैंक के पास लेके जाते हैं, उसका एक कुछ हिस्सा आरबीआई बैंक्स को डायरेक्ट करता है कि भाई तुम मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व यहां पर मेंटेन करो, कि एक तरीके से कल को कोई दिक्कत आए आपके बैंक में तो आप इस कैश रिजर्व को यूज कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल भी ये यूज किया जाता है। जैसे कि करंटली यदि हम कहें कि 4.5% ऑफ एनडीटीएल ये आरबीआई द्वारा यहां पर सीआरआर का अमाउंट सेट किया गया है, सीआरआर का रेट बेसिकली सेट किया गया है। तो एक तरीके से हम क्या कहते हैं कि जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं बैंकिंग सिस्टम या किसी पर्टिकुलर बैंक की, उसका 4.5% उन्हें आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करना है। एग्जांपल के तौर पर कि मान लेते हैं डिटेल की वैल्यू यहां पर 1000 रुपए की है, तो उस केस में 45 रुपीज यहां पर बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करने हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसके लिए बैंक को कोई एडिशनल इंटरेस्ट यहां पर नहीं मिलेगा, कोई एडिशनल यहां सेविंग्स रेट नहीं मिलेगा। कि जैसे एज अ कंज्यूमर हम अपना पैसा जब बैंक के पास जमा करवाते हैं, बैंक हमें कुछ सेविंग्स रेट या फिर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट रेट यहां पर ऑफर करता है ना, तो आरबीआई यहां पर बैंक्स को इस कैश रिजर्व रेशियो के लिए इस प्रकार का कोई भी रेट ऑफर नहीं कर रहा, कि पैसा एज इट इज वहां पर रखा जा रहा है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी टूल के तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है कि मान लेते हैं कि उस केस में कि यहां पर इसे 10% कर दिया जाए, तो डेफिनेटली अब यहां पर बैंक को क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे आरबीआई के पास। तो बैंक के पास कम पैसा अवेलेबल है आगे जाके लोन्स एक्सटेंड करने के लिए। सो टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द सिस्टम आपका कैश रिजर्व रेशियो भी यूज किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिजर्व रिक्वायरमेंट यहां पर निर्धारित की गई है आरबीआई द्वारा, जो कि सभी बैंक्स को यहां पर फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आपको पता होनी जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब बात आती है कि इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या चीज है, कि जब ऑलरेडी सीआरआर है तो क्या इंक्रीमेंटल सीआरआर उसी को ऐड ऑन करेगा? जी हां, बिल्कुल। कि यहां पर बोला गया कि बैंकिंग जो सिस्टम है डेफिनेटली जिस प्रकार के उनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से 4.5% ऑफ द एनडीटीएल तो उन्हें मेंटेन करना ही आरबीआई के साथ। बट जिस प्रकार से एनडीटीएल की वैल्यू बढ़ी है, अब वो एनडीटीएल की वैल्यू क्यों बढ़ी है,
क्यों बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट्स आए हैं? क्योंकि लोगों ने अपने 2000 के नोट वापस लेके बैंक में जमा करवाए हैं। तो विद द इंक्रीज इन एनडीटीएल, यहां पर आरबीआई ने ये निर्देश दिए कि भाई साहब जो एक्स्ट्रा आपके पास एनडीटीएल आ चुका है तो उसके लिए हम एडिशनल 10% का इंक्रीमेंटल सीआरआर यहां पर इंपोज कर रहे हैं। अर्थात आपको अब एडिशनल 10% हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश यहां पर मेंटेन करना है। अच्छा, अब इसमें बैंक के एंड पर आप थोड़ा सोचिए कितनी दिक्कत है कि यहां डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा बैंक को दिया है, बैंक को यहां पर ऑफर करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट सेविंग्स रेट, जो कि करता ही है बैंक किसी न किसी तरीके से, ठीक है, या आपका बाकी जो रेट्स यहां पर रहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रेट जो यहां पर रहता है, ठीक है, तो वो तो यहां पर ऑफर करना पड़ेगा। बट जब बैंक ये पैसा आरबीआई के पास बाय द प्रोविजन ऑफ इंक्रीमेंटल सीआरआर रख रहा है, तो बैंक को यहां पर कुछ भी एडिशनल कोई भी एडवांटेज यहां पर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसीलिए जब डिसकंटिन्यूएशन की अनाउंसमेंट यहां पर की गई तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उनको बहुत ही राहत भरी सांस यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर 10% एडिशनल इंक्रीमेंटल सीआरआर मेंटेन करने की बात रखी गई थी बाय द मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि वहां पर अगस्त के महीने में निकाली गई थी कि 10% एडिशनल यहां पर कैश रिजर्व आरबीआई के पास मेंटेन करने हैं। तो क्या जरूरत थी वो तो हम जान ही चुके हैं कि सरप्लस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने का, जिसका सबसे पहला कारण क्या था कि 2000 के नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में आ रहे थे। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि जो रिसेंट आरबीआई ने अपने सरप्लस का ट्रांसफर किया सरकार को, अर्थात कि आरबीआई जो यहां पर पैसा कमाता है उसका एक पर्टिकुलर डिविडेंड हम कह सकते हैं वो सरकार को यहां पर हैंड ओवर करता है, कि जो भी उनका सरप्लस प्रॉफिट्स हैं वो सरकार को हैंड ओवर करते हैं, जिसे सरकार आगे जाके अपने एक्सपेंडिचर के लिए यूज करती है। अब सरकार जब यूज करेगी तो सरकार अपने खाते में ही डालेगी, तो उसकी वजह से यहां पर सरप्लस लिक्विडिटी देखने को मिली। एंड जब इस प्रकार के खर्चे सरकार को द्वारा किए जा रहे हैं तो स्पेंडिंग भी यहां पर बढ़ रही है एंड कहीं ना कहीं कैपिटल इनफ्लोज भी यहां पर इंडिया में बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला इंक्रीमेंटल सीआरआर का, कि डेफिनेटली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमारा जो बैंकिंग सिस्टम का लिक्विडिटी था वो डेफिसिट में देखने को मिला। अभी जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है इसका डेफिसिट में होने का क्या मतलब है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता ही है कि आरबीआई और बैंक्स के बीच में लेन देन यहां पर चलता रहता है, राइट। आरबीआई यहां पर पैसा देता है बैंक्स को, बैंक्स भी कई बार अपना पैसा आरबीआई के पास यहां पर जमा करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं ये टूल नंबर 1 है, ये टूल नंबर 2 है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से टूल्स यहां पर यूज किए जाते हैं। सिंपल सा अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, आरबीआई यहां पर आपका रेपो रेट ऑपरेशंस के माध्यम से बैंक को उधार देता है एंड रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से या फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के माध्यम से बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में कब मानी जाती है? यदि किसी भी पर्टिकुलर दिन या किसी पर्टिकुलर डे के दौरान ये देखने को मिलता है या एट द एंड ऑफ द डे ये देखने को मिलता है कि यहां पर आरबीआई ने एज अ नेट लेंडर का रोल निभाया है, कि आरबीआई ने यहां पर ज्यादा पैसा दिया है बैंक्स को और कम पैसा वहां पर बैंक से लिया है। तो मतलब यहां बैंक्स को पैसों की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि वहां पर डेफिसिट आ चुका था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया यदि आरबीआई नेट लेंडर बन जाए किसी एक पर्टिकुलर दिन में तो उस दिन को हम कहते हैं कि भैया यहां पर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट देखने को मिली है। अच्छा, अब लिक्विडिटी डेफिसिट जब आएगा तो डेफिनेटली बैंक्स के पास कम पैसा अवेलेबल रहेगा लोन्स एक्सटेंड करने के लिए, तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े बढ़ते हुए हमें यहां पर देखने को मिले। बट इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंटल सीआरआर के चलते जो बैंक्स को यहां पर एक नुकसान कह सकते हैं यहां पर हो रहा था कि वो पैसा बस आरबीआई के पास यहां पर रखा गया था, कोई रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन नहीं था जिसके चलते उन्हें कोई यहां पर इंसेंटिव मिलेगा, कोई एडवांटेज मिलेगा, बस ये पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व डिपॉजिट किया गया था आरबीआई के पास। तो डेफिनेटली उसके चलते बैंक्स को यहां पर चाहिए था कि इसकी डिसकंटिन्यूएशन हो जाए। अब डिसकंटिन्यूएशन में यहां पर क्या बोला गया कि यहां फेज्ड मैनर में डिसकंटिन्यूएशन की जाएगी, कि जितना पैसा इंक्रीमेंटल सीआरआर के माध्यम से बैंक्स ने आरबीआई के पास जमा करवाया है, अब वो सारा पैसा फेज मैनर में वापस बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। अब डेफिनेटली यहां पर सबसे ऑब्जेक्टिव ये भी है कि भाई
फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ठीक है, तो बैंक्स के पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, क्योंकि लोगों की एक टेंडेंसी रहती है, कंज्यूमर डिमांड रहती है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान थोड़े लोन्स भी लिए जाते हैं। सो अक्टूबर 7 2023 तक जितना भी पैसा आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर के माध्यम से एब्जॉर्ब किया था, सरप्लस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की थी, अब उसे वापस सिस्टम में यहां पर रिलीज कर देगी। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक जाते जाते एक आपके लिए एक और होमवर्क यहां पर देता हूं कि जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है ना, कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं है जो आरबीआई ने पहली बार यूज किया है, इसे पहले भी यूज किया गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब इसे यूज किया गया है। तो आई होप सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हों। एंड यूपी पीसीएस के लिए भी स्लीपी क्लासेस ने एक स्टेप लिया है, कोर्स यहां पर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपके कवर किए जाएंगे, यूपी स्पेसिफिक कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज एज वेल एज मेंस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डेफिनेटली जाइए हमारी वेबसाइट पर, इस पर्टिकुलर कोर्स को भी चेकआउट कीजिए। जितने भी हमारे यूपी के भाई बंधु हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल एक कोर्स देखने को मिलेगा। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ में आ गई हों। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।